हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर क्लास 11th हिस्ट्री से स्टार्ट करा था, जो कि था राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हमने एक स्टोरी देखी थी कि बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट था वहाँ पे भी मेसोपोटामिया भी मेंशन था। हालांकि मेसोपोटामिया बाइबल में नहीं था, बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस थी ओल्ड टेस्टामेंट की। तो वहाँ पे एक शिमर नाम मेंशन था जो कि सुमेर को रेफर करता है, और सुमेरियन सिविलाइजेशन तो हमने मेसोपोटामिया में देखा ही है। इसलिए जो इजिप्टियंस, जो मेसोपोटामियंस थे, इनके प्रति यूरोपियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। यूरोपियंस इसको अपना एंसेस्ट्रल लैंड मानते थे मेसोपोटामिया को, कि कहीं ना कहीं हो ना हो इनका ओरिजिन मेसोपोटामिया में ही हुआ है, इनके पूर्वज मेसोपोटामिया में रहे हैं, ऐसा यूरोपियंस को लगता था। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। तो मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसी थी, उसका भूगोलिक स्ट्रक्चर कैसा था, ये हम स्टडी करेंगे। तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायरेक्शंस बना लेता हूँ जिससे कि हमें हेल्प होगी। तो ये कुछ ऐसा मैं डायरेक्शंस बना रहा हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हमें पता है कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा से आया हुआ दो शब्दों से बना है, मेसस और पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मिडिल में, बीच में, और पोटामस का मतलब होता है रिवर्स। तो दो नदियों के बीच, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच आपका मेसोपोटामिया बसा था। तो काफ़ी कुछ इसकी अच्छी ज्योग्राफी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में आपको नॉर्थ का दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न दिया है कि नॉर्थ ईस्टर्न की ज्योग्राफी कैसी थी। ईस्ट पार्ट दिया है और साउथ पार्ट दिया है। वेस्ट का उतना मेंशन नहीं है। तो हम इन्हीं चारों डायरेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थर्न पार्ट को डिस्कस करते हैं। मेसोपोटामिया का जो नॉर्थर्न रीजन था, जो नॉर्थ पार्ट था, वहाँ पे एक ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा था, एक स्ट्रेच था प्लैंड का, और उस उठे हुए हिस्से को हम कहते हैं स्टेपी। ठीक है, स्टेपी। तो नॉर्थर्न पार्ट में एक लैंड का उठा हुआ हिस्सा था जो कि स्टेपी कहलाता है। मतलब खुले घास के मैदान थे, उतना ट्रीज़ नहीं थे, उतना एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था। तो नॉर्थ में स्टेपी था, खुले घास के मैदान थे, कोई ट्री नहीं था, कोई फॉरेस्टेड एरिया नहीं था। तो जब यहाँ पे स्टेपी है नॉर्थ में, जब खुले घास के मैदान है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। तो यहाँ के लोग कृषि कार्य नहीं करते थे उतना। यहाँ के लोग पशुपालन पे ज़्यादा महत्व देते थे, एनिमल हर्डिंग पे ज़्यादा महत्व देते थे। कैटल्स हो गए, गाय भेड़ बकरियाँ, इनको यहाँ पे लोग ज़्यादा पालते थे। तो यहाँ पे स्टेपी के होने की वजह से, खुले घास के मैदानों के होने की वजह से, जब पेड़ नहीं है, फॉरेस्ट कवर नहीं है, फॉरेस्टेड एरिया नहीं है, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे स्टेपी था नॉर्थन पार्ट में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या था, बेसिकली जो नीचे का एरिया था वहाँ तो प्लेन एरिया था। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, इसका जो नीचे वाला एरिया था ना, वो प्लेन एरिया था। लेकिन जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो माउंटेन्स हमें मिलते हैं ऐसे। तो नीचे तो यहाँ प्लेन एरिया है, ऊपर की तरफ जाएंगे अगर तो यहाँ पे माउंटेन्स हमें मिलेंगे। ठीक है, माउंटेनियस रीजन है, दैट्स वाई बारिश यहाँ बहुत अच्छी होती थी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, क्योंकि माउंटेन्स हैं तो ट्री कवर भी अच्छा था, काफ़ी पेड़ थे यहाँ पे, तो बारिश बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर का वर्क अच्छा हो पाता था। और यहीं पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 6000 से 7000 BCE के बीच में। यहीं पे एग्रीकल्चर जो है शुरू हुआ था। तो नॉर्थ, मैंने आपको बताया नॉर्थ में खुले घास के मैदान थे, तो पशुपालन यहाँ पे होता था। नॉर्थ ईस्टर्न में क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नीचे का प्लेनी रीजन था और ऊपर माउंटेन्स थे। तो जब माउंटेन्स थे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता था, क्योंकि पेड़ों का ये जो है रीजन था, पेड़ बहुत यहाँ पे पाए जाते थे। अब हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में मेसोपोटामिया के ईरान आता है। अगर हम मेसोपोटामिया जाएंगे तो अगर हम उसके ईस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ईस्टर्न पार्ट से ही हम जा सकते हैं ईरान की तरफ। ईरान,
तो ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ईरान की जो है श्रेणियाँ शुरू होती है, ईरान का एरिया शुरू होता है। तो ईस्ट में क्या था, हमने जिक्र करा था पहली वीडियो में कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच बसा था, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। तो ईस्टर्न पार्ट में क्या था, जो टिग्रिस नदी थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस में से जो टिग्रिस नदी थी वो काफ़ी हेल्प करती थी ईस्टर्न पार्ट में। जो टिग्रिस नदी थी, जो टिग्रिस रिवर थी, उसके जो चैनल्स थे, उसके जो ट्रिब्यूटरीज थी, वो एक रूट प्रोवाइड कराती थी कम्युनिकेशन का। मतलब टिग्रिस रिवर से ही हम क्या कर सकते थे, ईरान की तरफ आ जा सकते थे। तो टिग्रिस रिवर के द्वारा ही ईरान में जो है ट्रेडिंग हो पाती थी मेसोपोटामियंस की, मतलब मेसोपोटामिया के लोग ईरान जा सकते थे। तो जो टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज थी वो एक रूट प्रोवाइड कराती थी कम्युनिकेशन का, मतलब यहाँ से कम्युनिकेट हो पाता था, ईरान की तरफ जा सकते थे हम टिग्रिस की नदी के द्वारा और अच्छे से जो है हम ट्रेडिंग कर सकते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ट्रेडिंग भी करते थे और ईरान से टिग्रिस के द्वारा ही वो ट्रेड कर पाते थे। उसके बाद सदर्न पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जो सदर्न पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेसोपोटामिया का। जो साउथ का रीजन था, साउथ में क्या था, डेजर्ट था। साउथ में क्या था, डेजर्ट था, रेगिस्तान था, आप कह सकते हो रेगिस्तान था। तो साउथ में डेजर्टिक एरिया था, लेकिन डेजर्टिक एरिया होने के बावजूद जो मेसोपोटामिया के पहले शहर थे वो साउथ में ही आए। अब बहुत आश्चर्य हो रहे होंगे, काफ़ी सरप्राइज हो रहे होंगे कि नॉर्थ में तो इतनी अच्छी वेजिटेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न में बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, ईस्टर्न में भी जो है काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है, तो जो सिटीज़ थी वो साउथ में क्यों आई, सबसे पहले इस डेजर्टिक एरिया में क्यों आई, यहाँ पे क्यों नहीं आई बाकी रीजन्स में। हालांकि जो साउथ में है, सिटीज साउथ में तो आई, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न था। एक्चुअली में क्या था, जो साउथ का रीजन है वहाँ पे दो नदियाँ आती थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, हमने मेंशन भी करा था। तो एक्चुअली में क्या होता था कि जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस है, ये दो नदियाँ नॉर्थन पार्ट से ओरिजिनेट होती थी, ऊपर से आ रही है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर कर रही है, फिर ईस्टर्न पार्ट को कवर करते हुए सदर्न पार्ट में जो है ये रिवर पहुँचती थी फाइनली। और जब ये रिवर जो है इतना लंबा डिस्टेंस कवर अप कर रही है, तो अपने साथ रिवर बहुत सारा सिल्ट लाती है, बहुत सारा फर्टाइल मटेरियल अपने साथ लाती है। और जब इतना सारा फर्टाइल मटेरियल अपने साथ ला रही है तो वो सदर्न पार्ट में डिपॉजिट हो जाता था। ठीक है, साउथ पार्ट में ही जो है सबसे पहली सिटीज़ जो मेसोपोटामिया की है आई, और यहीं पे राइटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ था। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेट्स की जो नदियां हैं ये दो, ये नॉर्थन पार्ट से आती हुई बहुत सारा सिल्ट अपने साथ लाती थी और सदर्न पार्ट में डिपॉजिट कर देती थी। अब जब इतना सारा सिल्ट आ रहा है, इतना सारा फर्टाइल मटेरियल आ रहा है, तो जो रीजन होगा सदर्न पार्ट का बहुत फर्टाइल हो जाएगा, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। दैट्स वाई सदर्न पार्ट में ही क्या था, सबसे पहली सिटीज़, सबसे पहले शहर मेसोपोटामिया के आए। और ये रीज़न सदर्न पार्ट का बहुत प्रोडक्टिव एरिया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे आगे, हम जब डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, तो जितना भी एंशियंट रोमन सिस्टम था उसमें जितने भी रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो भी सिटीज़ आती थी, जो भी एरिया आता था, उन सारे एरिया में मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट था, सदर्न मेसोपोटामिया, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया था। और सदर्न पार्ट में तो बारिश भी उतनी नहीं होती थी, फिर भी इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव था। और इसका एक ही रीज़न है कि वही नदियाँ आ रही है, अपने साथ बहुत सारे सिल्ट ला रही हैं, फर्टाइल मटेरियल ला रही हैं। दैट्स वाई ये सदर्न पार्ट बहुत फ्लरिश हुआ। एक और हम बात करते हैं सदर्न पार्ट में ही। एक्चुअली में पास्ट में क्या हुआ था, जब ये नदियाँ आती थी अपने साथ तो वो बहुत सारा सिल्ट लाती थी। तो हम बात करते हैं यूफ्रेट्स नदी की। अभी टिग्रिस की तो हमने बात कर ली है ना, ईस्टर्न पार्ट में कि ईरान के लिए रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा हम यूफ्रेट्स की बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये सदर्न पार्ट का कुछ ऐसा रीज़न है, ठीक है, साउथ का एरिया है। तो हो क्या रहा है, यूफ्रेट्स नदी आ रही है ऐसे। तो जब यूफ्रेट्स नदी आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा ना, जब वो साउथ में घुसेगी तो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगी। तो जब ये यूफ्रेट्स की नदी अपने साथ सिल्ट ला रही है, साउथ में आ रही है, तो जो यूफ्रेट्स की नदी होगी ये बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये यूफ्रेट्स की नदी है, अलग अलग चैनल्स में, सहायक नदियों में बट जाएगी। तो अब जब ये चैनल्स में डिवाइड हो रही है तो ये उस एरिया को जहाँ पे भी जाएगी इनके चैनल्स, उसको फर्टाइल कर देंगे, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प होगी। और पहले मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे,
इन चैनल्स को वो यूज़ करते थे इरिगेशन कैनाल्स के तौर पर। जैसे जब वो एग्रीकल्चर करते थे तो वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, लेंटिल्स जो हैं उगाते थे, बहुत सारी चीज़ें उगाते थे। तो जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो इन चैनल्स का जो पानी है उसका यूज़ करते थे, इन चैनल्स के पानी का यूज़ करते थे और इन चैनल्स को अपने खेतों की तरफ डाइवर्ट कर देते थे। ठीक है, अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं, उनको पानी जब चाहिए होता था तो वो इन चैनल्स का यूज़ करते थे अपने पानी के सोर्स की तरह। तो वो इन चैनल्स का जो पानी है वो अपने खेतों की तरफ मोड़ देते थे, इरिगेशन कैनाल्स के तौर पे इन चैनल्स को यूज़ करते थे और इनसे इन सारी चीज़ों की वजह से इनका एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देखा नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को हमने डिस्कस करा। तो सदर्न में भी हमने देखा सबसे प्रोडक्टिव एरिया सदर्न पार्ट का था। एक और बात हम आपसे बोलना चाहेंगे कि मेसोपोटामिया जो फ्लरिश हुआ है, जो फला फूला है, उसके पीछे एक और रीज़न भी है। हमने बात करी कि यहाँ पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ आती थी, तो जाहिर सी बात है कि उन नदियों में क्या होगा, फिशेस भी होंगी। तो जब फिशेस होंगी तो एक तरीके से उनको खाना ही तो मिल रहा है, तो फिश एक तरीके से फूड सोर्स की तरह वर्क करती थी और लोगों को अच्छा खाना मिल जाता था। इसके साथ साथ सदर्न पार्ट में क्या होता था, बेसिकली समर्स में ये डेट पाम्स उगाते थे, खजूर उगाते थे। तो साउथ के एरिया में ये समर्स के टाइम बेसिकली जब गर्मी का मौसम होता था तो ये क्या करते थे, खजूर उगाते थे, डेट पाम्स उगाते थे, तो अच्छा खजूर हो जाता था, ट्रेडिंग भी अच्छी होती थी। तो ये सारे रीज़न है। और हमने देखा कि नॉर्थ में क्या था, स्टेपी था ना, तो वहाँ पे क्या होता था, जो कैटल्स हैं, जो उनकी एनिमल्स जो वो पाल रहे हैं, वो इन घासों को खाते थे। अच्छी क्वालिटी की घास हो जाती थी क्योंकि स्टेपी है, नॉर्थ में तो उतने पेड़ है ही नहीं, है ना, पेड़ ही नहीं थे एक्चुअली में, खुले घास के मैदान थे नॉर्थन पार्ट में। तो जो भी जानवर वो मेसोपोटामियंस पालते थे तो वो जानवर इन घास को खा लेते थे, अच्छी क्वालिटी की घास होती थी। बारिश जब हो जाती थी विंटर मानसून्स के बाद, शीप्स हो गई, कैटल्स हो गई, तो बहुत सारे जानवर जो श्रब्स उग जाते थे वो भी खा लेते थे। तो घास अच्छी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, तो क्या होता था, काफ़ी अमाउंट में मिल्क मिल जाता था, इन लोगों को मीट मिल जाता था, वूल मिल जाता था, ऊन, तो काफ़ी चीज़ें इनको मिलती थी जिसके कारण मेसोपोटामिया इतना फ्लरिश हुआ। तो ये कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस थी हमने देखी और ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें एक गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अब हम जब आगे इसको डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मेसोपोटामिया है वो अब अलग अलग फेयर्स में डेवलप होगा। अभी तो केवल हमने एग्रीकल्चर देखा है ना, मेन वर्क क्या है लोगों का, एग्रीकल्चर करना, पशुपालन करना। लेकिन अब धीरे धीरे लोग विकसित होंगे तो धीरे धीरे अलग अलग एक्टिविटीज़ लोग करेंगे। अब ट्रेड होगा, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, तो अर्बन लाइफ अब आएगी, यहाँ से शहरी जीवन शुरू होगा। तो क्या इस ग्रामीण संपन्नता की वजह से ही शहरी जीवन इतना अच्छा हो पाया? नहीं। देखो, ग्रामीण की जो संपन्नता थी, विलेज की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो तो एक फैक्टर है, लेकिन बाकी भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो सिटी लाइफ है वो शुरू होगी, शहरी जीवन जो है विकसित होगा। तो इसमें अब टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, इसको डिस्कस करते हैं। तो अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अब आता है अर्बनिज्म। अर्बन लाइफ आती है, शहरी जीवन यहाँ से आरंभ होता है। तो जो सिटीज़ है, जो टाउन्स है ना, अब पहले क्या था, विलेजेस थे, अब वो डेवलप होके सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, टाउन्स में डेवलप हो गए। तो सिटीज़ और टाउन्स जो है वो केवल वो एरिया नहीं है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशंस हो, लार्ज पॉपुलेशन तो होगी लेकिन उन एरिया की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके का काम होता है ना। तो पहले एक्चुअली में क्या हुआ था, जब मेसोपोटामिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या था, जो लोग थे उनका मेन फोकस फूड प्रोडक्शन करने पर था कि किसी भी तरह लोगों का पेट भर जाए, तो लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर में लगे थे। अब धीरे धीरे करके जब इतने सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं तो अब लोगों ने सरप्लस प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अब वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे। तो जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे, पॉपुलेशन अच्छे से फीड होने लगी, तो अब लोगों को टाइम मिला
अब लोगों के पास रास्ते मिले और अब वो अलग अलग जगह जाने लगे। तो अब यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हुआ, मैन्युफैक्चर शुरू हुए, सर्विसेज आने लगी। तो यहाँ से जो है अर्बनिज़म का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो लोग जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होने लगे। तो अर्बनिज़म का जो मेन पॉइंट है कि जिससे हम कह सकते हैं कि अर्बनिज़म शुरू हुआ है, वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब श्रम का विभाजन। अब क्या हुआ? श्रम का विभाजन हो गया, लोग जो हैं अलग अलग जगह में जाने लगे और अलग अलग चीज़ों को बनाने लगे। आपके बुक में अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, जो सील कटर होता है। जो सील कटर होता है मतलब जो मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति बनाता है। अब उसको मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? मेटल्स के टूल्स चाहिए होंगे, खासकर ब्रॉन्ज के टूल उसको चाहिए होंगे, कांसे के टूल्स चाहिए होंगे। तो उसको ब्रॉन्ज का टूल चाहिए होगा और मूर्ति बनाने के लिए ब्रॉन्ज टूल चाहिए, उसके साथ उसको स्टोन्स चाहिए होंगे जो मूर्ति में लगा सके। तो जो ब्रॉन्ज का टूल है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो खुद ही बना दे ब्रॉन्ज का टूल, क्योंकि ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है। ब्रॉन्ज दो मेटल से बनता है, कॉपर और टिन से। तो जो ब्रॉन्ज का टूल उसको चाहिए, वो कौन बनाएगा? टूल बनाने वाला बनाएगा। और जो टूल बनाने वाला होगा वो जब ब्रॉन्ज का टूल बनाएगा तो उसको कॉपर और टिन चाहिए होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो खुद जा रहा है कॉपर टिन लेने, है ना, वो तो अलग वर्क हो गया, उसका स्पेशलाइजेशन तो टूल बनाना है। तो जो मूर्तिकार है उसको ब्रॉन्ज का टूल चाहिए। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, तो उसका ब्रॉन्ज को टूल, तो जो है मूर्तिकार, उसे ब्रॉन्ज का टूल कैसे मिलेगा? वो ब्रॉन्ज के टूल वाले के पास जाएगा जो टूल बनाता होगा। अब जो टूल बनाने वाला होगा उसको टूल बनाने के लिए दो मेटल चाहिए, कॉपर और टिन। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो कॉपर टिन लेने जा रहा हो, है ना, वो तो कोई अलग पर्सन करेगा, फिर उसकी ट्रेडिंग होगी, तब जाके उसको जब मेटल्स मिलेंगे तो वो कर पाएगा, तो वो टूल बना पाएगा, तब जाके वो मूर्तिकार को दे पाएगा। तो हमने क्या देखा? अलग अलग वर्क कर रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई मेटल का ब्रॉन्ज का टूल बना रहा है, कोई ब्रॉन्ज के टूल के लिए सामान लेने जा रहा है, कॉपर और टिन, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिवीज़न हुआ लेबर का। ऐसे ही जो मूर्तिकार है उसको स्टोन्स भी चाहिए होंगे अपनी मूर्ति में लगाने के लिए, ताकि अट्रैक्टिव बन जाए। तो स्टोन्स उसको कैसे मिलेंगे? वो भी ट्रेड होंगे। जब स्टोन किसी एरिया से आएंगे तभी तो वो उनको यूज़ कर पाएगा, तो पहले ट्रेडिंग होगी, तो कुछ लोग ट्रेडिंग में लग गए। तो ऐसे करके क्या हुआ? डिवीज़न हो गया लेबर का, लोग अलग अलग काम करने लगे और ये एक लैंडमार्क था, अर्बनिज़म की तरफ लोग बढ़ने लगे। तो डिवीज़न भी देख लिया। अच्छा, तो डिवीज़न तो हो गया, चलो, लेकिन अब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। क्या चाहिए थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई लोग वर्क कर रहे हैं, वो पूरा डेटा जो है मेंटेन करके रख रहे हैं ना। अब देखो, हमने क्या बोला कि अर्बन लाइफ आ रही है तो अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हो रही होंगी, तो उन अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए भी तो कोई बॉडी हमें चाहिए होगी। तो हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी, सामान कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन ला रहा है, सबको मेंटेन करके रखेगी। तभी तो जाके एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप होगा और अर्बन लाइफ चल पाएगी। नहीं तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम कैसे बोल पाएंगे कि इस आदमी ने इतना सारा सामान लिया है, इसने इतना सामान लिया है? तब तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे ना, एक ग्रुप सहमत होगा तो दूसरा ग्रुप सहमत नहीं होगा। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए थी जो हमें सारा डेटा बता सके। तो मेसोपोटामिया में सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हुई। इसके साथ साथ अब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामान आता था। अब लोग जो हैं वो ज़्यादा सफिशिएंट हो गए, लोग जो हैं और ज़्यादा सफिशिएंट हो गए, उनमें एक्यूरेसी आ गई और अब वो सामान जो है लाने लगे। उनके लिए सामान आता था, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनके लिए सामान आता था। कैसे आता था? ट्रेडिंग के द्वारा आता था। वुड हो गया, स्टोन्स हो गए, है ना, कॉपर हो गया, टिन हो गया, मेटल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग में आती थी। तो ये जो है ट्रेडिंग का भी कंसेप्ट आया, तो अर्बनिज़म की तरफ लोग बढ़ने लगे ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ? रिटन रिकॉर्ड्स आ गए, है ना। तो ये था अर्बनिज़म। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेंटेन हमने देखनी है, दो चीज़ों को ध्यान रखना है अर्बनिज़म में। पहला कि डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। दूसरा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ठीक है, ये दो चीज़ें थी
जिसके कारण अर्बनिज्म वहाँ पे अच्छा हो पाया। अब ये तो चलो हमने अर्बनिज्म डिस्कस करा। मेसोपोटामिया के जो पहले शहर थे वो ब्रॉन्ज एज के हैं, ये ध्यान रखना है आपने। मेसोपोटामिया के जो फर्स्ट सिटीज़ थी वो ब्रॉन्ज एज की हैं, ब्रॉन्ज एज की हैं। ओके, तो ब्रॉन्ज एज की मेसोपोटामिया के पहले शहर हैं। ब्रॉन्ज का सिस्टम था, ब्रॉन्ज काफ़ी यूज़ होता था, एक्सटेंसिवली यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, कम से कम 3000 BCE की बात है, ये ध्यान रखना है। अब आपकी बुक में एक ब्लू सा बॉक्स आपको गिवन है, वर्का हेड। वर्का हेड, अब वर्का हेड क्या है? जब वहाँ पे एक्सकवेशंस के वर्क हुए, जब वहाँ पे खुदाइयाँ करी गई, जब रिसर्चेज हुई, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वर्का हेड मिला। वर्का हेड मतलब एक मूर्ति मिली, एक महिला थी, एक वुमेन थी, उसकी एक मूर्ति मिली। तो जो वुमेन थी वो अपने टाइम की मिस वर्ल्ड थी, ये ध्यान रखना, बहुत सुंदर वुमेन थी। तो मेसोपोटामियंस ने उनका एक वो बनाया, स्टैचू बनाया, तो वो वर्का हेड है। अब जो वर्का हेड है, जब हमने देखा, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ऑब्जर्व करा, तो जो फिनिशिंग मेसोपोटामियंस ने करी थी, जो अच्छे से उन्होंने जो बनाया था, उससे साफ क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन कितनी महान थी। एक्चुअली में वर्का हेड कैसी थी? एक मूर्ति थी, लेकिन क्या था उसमें, उसको वाइट मार्बल से बनाया था, मखमल, बिल्कुल वाइट मार्बल से बनाया था। जो वर्का हेड है उसको वाइट मार्बल से बनाया था, और उरुक में ये हुआ था, उरुक शहर है, वहाँ पे वर्का हेड बनाई गई थी 3000 BCE से पहले पहले। और जो वो मूर्ति थी, उस महिला की जो मूर्ति थी, केवल हेड तक की मूर्ति थी, तो उसको वाइट मार्बल से बनाया गया, उरुक शहर में बनाया गया 3000 BCE से पहले पहले। अब उस मूर्ति की जो आँखें थी, जो उसकी आईब्रोज थी, वो लैपिस लैजुली सी बनी थी। वो जो चीज़ थी, मूर्ति की आँखें, जो आईब्रोज थी, वो लैपिस लैजुली से बनी थी। किससे बनी थी? लैपिस लैजुली से। अब ये लैपिस लैजुली क्या होता है? एक ब्लू कलर का बहुत प्रीशियस सा स्टोन होता है, उससे बनी थी, शेल से बनी थी, बिटुमिन से बनी थी, बहुत सारी चीज़ों से उसको फिनिशिंग दी गई थी। और उस जो मूर्ति है वो वर्का हेड, उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करा जाता है, बहुत उसकी तारीफ़ करी जाती है, क्योंकि जो चीक्स हैं वुमेन के, जो लिप्स हैं, जो चिन है, वो बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा जो आर्किटेक्चरल वर्क है वो हमें पहले से ही देखने को मिलता है। शाहजहाँ ने तो ताजमहल बहुत टाइम बाद बनाया, उससे पहले ही हमें एक एग्जाम्पल मिल गया वर्का हेड का मेसोपोटामिया में, जिससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामियन का सिविलाइजेशन कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, कितना ज़्यादा अच्छा था। तो ये आज का टॉपिक हमने डिस्कस करी, ये आपने ध्यान रखना है। कल हम फिर बाद में ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे, पेस्टोरल टाउन्स डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।